Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 2. So without delay, come to the point. Which of the following plays depict middle as middle class? This is middle class. यहाँ पे ये क्लास है. मिडल क्लास प्रोविंशियल लाइफ. निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है, मतलब मिडल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है, मध्यम वर्ग के परिवार को दिखाता है? तो दैट इज़ द मैरी वाइफ्स में ये दिखाता है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर. निम्नलिखित प्लेज में से शेक्सपियर इनके लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर में से कौन सा बिलोंग नहीं करता? चलो लास्ट में कौन से नहीं लिखे गए प्लेस में से? तो दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, मच एडो अबाउट नथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेविल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड. सैटर्न का सेकंड इन कमांड में कौन सा डेविल है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिल्जीबब. विच डेविल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड? तो बिल्जीबब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विथ एडम. कॉस्मोलॉजी और हेवन, एडम के साथ हेवन के युद्ध के मैदान का वर्णन कौन करता है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइफल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली. इनमें से कौन सी घटना क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट होती है, मतलब सबसे पहले होती है? कौन सी सीन ऐसा है जो पहले दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, द सन इज़ चूजन एज गॉड सेकंड इन कमांड. कि सन को गॉड का सेकंड इन कमांड चुना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एंजल्स इज considered a hero for arguing. This is arguing, ARGUING, arguing. तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजल सैटर्न के खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए एक हीरो माना जाता है, मतलब सैटर्न से आर्ग्यू करता है? तो दैट इज़ एब्डियल. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन अटेम्प्ट to defeat God and his angel that do the rebel angels make. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, a cannon. In an attempt to defeat God and his angel, गॉड को और उसके एंजल को डिफीट करने के प्रयास में that do the rebel angel make, कि रेबल एंजल मेक करता है. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, आ कैनन. गॉड को हराने में और उसके एंजल्स को हराने के प्रयास में कौन सा जो रेबल एंजल है, कौन सा विद्रोही देवदूत ये प्रयास करता है उन्हें हराने में? तो कैनन, आ कैनन. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज़ द प्राइम फंक्शन ऑफ द इज़ द फंक्शन ऑफ द पोइट्री. वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री का जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू इनोबल टू रीडर. इनोबल मीन्स होता है गौरवशाली बनाना. तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री का प्राइम फंक्शन क्या है? पाठक को गौरवशाली बनाना, टू इनोबल टू रीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिमार्क्ड, किसने ये टिप्पणी की है कि द एंड ऑफ राइटिंग इज़ टू इनेबल द रीडर बेटर टू एन्जॉय लाइफ और टू एन्ज्योर इट. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डॉक्टर जॉनसन. किसने टिप्पणी करी है कि राइटिंग का जो एंड है वो पाठक को योग्य बनाता है अधिक अच्छे से लाइफ को एन्जॉय करने में और इसे सहन करने में? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डॉक्टर जॉनसन. कौन ये टिप्पणी करता है कि राइटिंग का जो एंड होता है उसे पाठक के योग्य बनाने में
और पाठक के लिए बहुत अधिक अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करने में और उसे सहन करने में योग्य बनाता है। तो कौन ये टिप्पणी करता है? डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज़ वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, कि वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट जो क्रिटिक है वो वर्ड्सवर्थ स्वयं है। ये कहा है एम.एच. अब्राहम ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू हिज एज, अपने युग के दौरान, अपने युग के कारण, अपनी एज के कारण, हु बिकेम द, सॉरी युग नहीं है यहाँ पे, एज से ही रिलेटेड है, उम्र के कारण। तो अपनी एज के कारण कौन ओनली लॉरिएट, मतलब कौन केवल लॉरिएट बना टू राइट नो ऑफिशियल पोइट्री। तो कौन ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल पोइट्री, मतलब ऑफिशियल तरीके से वो पोइट्री नहीं लिखेगा और सिर्फ एकमात्र लॉरिएट रहेगा। तो कौन था वो जो अपनी एज के कारण ऐसे बना? तो दैट इज वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डेविल इन शैलीज पोएम द डेविल्स वोक अ बैलेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्जीबब। कि शैली की एक पोएम है, उसमें डेविल, जो शैतान है, डेविल है, उसका नाम बताओ। तो शैली की पोएम है द डेविल्स वोक अ बैलेट। द डेविल्स वोक अ बैलेट, इसमें शैली की ये पोएम है, इसमें डेविल का नाम बताओ। तो ये है बिल्जीबब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ शैलीज पोएम क्वीन मैप, पब्लिश्ड इन 1813। पी.बी. शैली की जो पोएम है क्वीन मैप, ये पब्लिश हुई थी 1813 में। इसका फुल टाइटल क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वीन मैप अ फिलोसॉफिकल पोएम विद नोट्स। क्वीन मैप अ फिलोसॉफिकल पोएम विद नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर सब्सटेंशियल reworking, a revised edition of a portion of the long poem Queen Mab was published in 1816 under the title. Option A is correct, The Demon of the World. After substantial reworking, substantial means होता है संतोषजनक। संतोषजनक रिवर्किंग करने के बाद एक रिवाइज्ड एडिशन आया लॉन्ग पोएम क्वीन मैप का, वो पब्लिश हुआ था 1816 में। तो उसका टाइटल का नाम क्या था? वो है द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। तो आफ्टर सब्सटेंशियल रिवर्किंग अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द लॉन्ग पोएम क्वीन मैप वॉज पब्लिश्ड इन 1816 अंडर द टाइटल द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम, कौन सी जॉन किट्स की ऐसी पोएम है जिसमें वो स्टार की इमेजरी यूज़ करता है? तो ये है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार में ये स्टार इमेजरी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओड टू साइकी, साइकी इज लव्ड बाय। ओड टू साइकी में साइकी से प्रेम कौन करता है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इरोस। इरोस लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज canon to right of them, canon to left of them, canon in front of them। canon तो उनके राइट में भी है, उनके लेफ्ट में भी है, उनके फ्रंट पर भी है। canon मीन्स होता है तोप। तो जो canon है वो उनके राइट में भी है, उनके लेफ्ट में भी है और उनके फ्रंट पर भी है। वोलिड एंड थंडर्ड, जो गर्जन के साथ बरस रही है और जो बौछारों के साथ तुरंत, मतलब लगातार चल रही है। तोपें लगातार चल रही हैं, जैसे गर्जन हो रही है जब वो चल रही हैं, और बौछार हो रही है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम टेनिसन्स। ये टेनिसन्स की कौन सी पोएम से ली गया है ये लाइन? तो ये लाइन ली गई है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। एक बार और देख लेते हैं कि कैनन टू राइट ऑफ दैम, कि उनके राइट में भी कैनन है, उनके लेफ़्ट में भी कैनन है, उनके फ्रंट पर भी कैनन है। जब कैनन चलती है, जब तोपें चलती हैं तो वो गर्जन की आवाज़ करती हैं और वो बौछारें, मतलब लगातार उनकी बौछारें चल रही हैं। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम टेनिसन्स द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चर्चेज हैव किल्ड देयर क्राइस्ट। चर्च ने अपने क्राइस्ट को ही मार दिया है। ये लाइन कहाँ से ली गई है?
तो ये लाइन ली गई है मोड से। मोड पोयम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो वहाँ से ये लाइन ली गई है कि चर्चेज हैव किल्ड देयर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ प्रोटागोनिस्ट ऑफ इमेजिज्म इन इंग्लैंड। इमेजिज्म का जो मुख्य प्रोटागोनिस्ट है इंग्लैंड में वो कौन है, तो वो है टी.ई. हलमे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रेट एसेइस्ट नोन एज, जो एक महान निबंधकार है वो जाना जाता है अल्फा ऑफ द प्लो, तो ये है ए.जी. गार्डिनर। अल्फा ऑफ द प्लो इज ए.जी. गार्डिनर, ये इसका सिडोनियम है ए.जी. गार्डिनर का, अल्फा ऑफ द प्लो, इसी नाम से ही लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इट दैट कंपेयर टू डिकन्स टू शेक्सपियर हु कैन with a phrase make a character as real as flesh and blood। Who was it, यह कौन था जिसने डिकन्स की शेक्सपियर से कब तुलना करी है, जो कि लिख सकता है विद अ फ्रेज, एक वाक्यांश के साथ, और कैरेक्टर को इतना ही, कैरेक्टर का ऐसा बनाता है, इतना ही रियल बनाता है जितना कि फ्लैश और ब्लड होते हैं। तो ये बात किसने बोली है, ये बोली है टी.एस. इलियट ने कि who was it that compared Dickens to Shakespeare who can with a phrase make a character as real as flesh and blood, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ऑल माई बुक्स, अपनी सारी बुक्स जितनी भी मैंने लिखी हैं उसमें डिकन्स ये कह रहे हैं कि अपनी सारी बुक्स में से सिर्फ मैं इसे पसंद करता हूँ जो बहुत सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है सबसे। तो ये कौन सी बुक के बारे में ये बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं डेविड कोपरफील्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवाइज्ड हार्डी नॉट टू पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल द पुअर मैन एंड द लेडी। किसने थॉमस हार्डी को उनका फर्स्ट नॉवल, जो कि उसका टाइटल है द पुअर मैन एंड द लेडी, उसे ना पब्लिश करने की सलाह दी थी, तो वो था ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मेयरडिथ। मेयरडिथ ने कहा था कि जो थॉमस हार्डी का जो फर्स्ट नॉवल है द पुअर मैन एंड द लेडी, तो उन्हें ये पब्लिश नहीं करना चाहिए, तो ये बात बोली है मेयरडिथ ने। विच नॉवल ऑफ हार्डी, हार्डी का कौन सा ऐसा नॉवल है जो कि ये वर्णन करता है कि डेडली वॉर बिटवीन द फ्लैश एंड स्पिरिट, कि एक युद्ध जो कि फ्लैश और स्पिरिट के बीच में है और बॉडी और सोल के बीच में है, और संकेत करता है जो अधूरे हमारे लक्ष्य हैं उनकी ट्रेजेडी को। वह किसकी ओर संकेत करता है, हमारे अधूरे, जो हमने अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं करे हैं, उनकी ट्रेजेडी के बारे में संकेत करता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कहाँ से ये मतलब इनमें वर्णन दिखाई देता है, वो दिखाई देता है ज्यूड द ऑब्सक्योर में। विच नॉवल ऑफ हार्डी describes a deadly war waged between the flesh and spirit and points the tragedy of unfulfilled aims, to Jude the Obscure। Next question is time present and time past। वर्तमान का जो समय होता है और जो बीता हुआ समय होता है, ये दोनों ही मिलकर फ्यूचर बनाते हैं। एंड टाइम फ्यूचर कंटेन्ड इन टाइम पास्ट, और फ्यूचर में हमेशा पास्ट होता है क्योंकि पास्ट से ही हमारा फ्यूचर बनता है। ओनली थ्रो टाइम टाइम इज़ कन्वर्ड, केवल टाइम के द्वारा ही टाइम को जीता जा सकता है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बर्न्ट नोटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning, the end is where we start from। तो who said this, आंसर ए इज़ करेक्ट, टी.एस. इलियट। कि what we call the beginning, जिसे हम है ना शुरुआत कहते हैं, अक्सर वही हमारा एंड होता है। जिसे हम शुरुआत बोलते हैं वही एंड होता है, और एंड को बनाने के लिए हमें शुरुआत तो करनी ही होती है। द एंड इज़ वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम, और एंड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो व्हाट वी कॉल द बिगनिंग इज़ ऑफन द एंड, जिसे हम शुरुआत कहते हैं वही एंड होता है। एंड टू मेक एन एंड, और एक एंड को बनाने के लिए हमें शुरुआत करनी होती है। द एंड इज़, तो एंड कहाँ होता है किसी भी चीज़ का, जहाँ से हम वो चीज़ स्टार्ट करते हैं। ये कहा किसने बोली है लाइन, टी.एस. इलियट में, और टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। थॉमस स्टर्न इलियट। Next question is the trouble with liberal democracy is that takes a long time to mature, is a line from, option A is correct, the private life of an Indian prince।
द ट्रबल विद लिबरल डेमोक्रेसी, जो उदार प्रजातंत्र है उसकी परेशानी यह है कि वो मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि वो मैच्योर परिपक्व होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो ये लाइन है किसकी? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की ये लाइन है। और ये लाइन लिखी है किसने? मुल्कराज आनंद ने, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने, एंड ही इज़ एन इंडियन पोएट। कि जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी परेशानी है वो यही होती है कि उसे मैच्योर होने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बिगर अ सिटी इज़ मोर क्रूअल इट इज़ टू द सन ऑफ एडम, यू हैव टू पे इवन फॉर द ब्रेथ दैट यू ब्रेथ इज़ अ लाइन फ्रॉम, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कुली। तो कुली भी बड़ा अच्छा वर्क है ये मुल्कराज आनंद का, ये भी मुल्कराज आनंद ने ही लिखा है। तो द बिगर अ सिटी इज़, सबसे बड़ा शहर तो वो है, मतलब सबसे बड़ा जो शहर होता है ना वो बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है, ठीक है। एंड इट इज़ टू द सन ऑफ एडम, ये एडम के बेटे हैं। यू हैव टू पे इवन फॉर द ब्रेथ, यहाँ तुम्हें सांस लेने के लिए भी पे करना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें सांस लेने के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो ये सिटी कैसा है? बहुत ज़्यादा क्रूल है। और इट इज़ टू द सन ऑफ एडम, और यहाँ कौन है? एडम के बेटे। और ये लाइन ली गई है कुली से। किसने लिखी है? ये मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इजिकल, इन ये जो नंबरिंग है ये गलत डली हुई है यहाँ पे, तो आप नंबर पे मत ध्यान देना। 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप ऐसे ही इन्हें कर लेना, अपने नोट्स बनाते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इजिकल इज़ ऑब्सेस्ड विद वर्ड्स। ऑब्सेस्ड मतलब होता है आसक्त होना किसी के प्रति, मतलब किसी भी चीज़ का जैसे माइंड में बिल्कुल घर बना लेना उस चीज़ का। तो इजिकल कौन है? वो अपने शब्दों के बिल्कुल ऑब्सेस्ड थे, और इतने ही वो फ्रेश थे जितने की वुमेन की आंखें होती हैं। एंड विद द क्वेस्ट फॉर द राइट ईडियम, और राइट ईडियम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास भी थी। तो ये लाइन बोली है R.S. पाठक ने कि हु सैड इजिकल इज obsessed with words as fresh as women's eyes and with the quest for the right idiom, R.S. Pathak. Next question is who said Ezekiel has exposed in his poem the follies, foibles, weakness and deficiencies of the Indians. किसने कहा है कि इजिकल ने अपनी पोयम में फोलीज का फोइबल्स का इन सब का मतलब क्या किया है इन्होंने? एक तरह से फोलीज मतलब मूर्खताओं का, कमजोरियों का, कमियों का, जो भारतीयों की कमियां हैं, उनकी कमजोरियां हैं, उनका अपनी पोयम में खुलासा किया है। देयर बिलीव, उनका विश्वास है कि दे आर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, कि वो आध्यात्मिक रूप से मतलब उन्होंने ये दिखाया है इज़िकल ने अपनी पोयम में कि इंडियंस है ना, वो ये विश्वास करते हैं वो आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित हैं, वैन एक्चुअली दे आर नॉट, जबकि वो ऐसे हैं नहीं। मतलब इंडियन ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो स्पिरिचुअली एनलाइटेड है, कि आध्यात्मिक रूप से वो प्रकाशवान है, जबकि वो ऐसे हैं नहीं। एंड देयर यूज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो उनका प्रयोग है इन अ रिडिकुलसली डिफेक्टिव मैनर, मतलब हास्यपूर्ण तरीके से, और उनका जो वो मैनर है जो वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है। तो उनका इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रयोग है उन्हें सही तरीके से करना नहीं आता, वो डिफेक्टिव है। तो ये किसने बोली है लाइन? B.D. शर्मा ने ये लाइन बोली है कि निस्सिम इज़िकल अपनी पोएम में इन बातों को एक्सपोज करते हैं कि जो इंडियंस होते हैं वो स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटेंड मानते हैं, जबकि वो ऐसे है नहीं, और वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग रिडिकुलसली तरीके से करते हैं, जो कि कैसा है? डिफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1913। देखो ये 1913 है यहाँ पे, 1913। एंड व्हेन वाज हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1962। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक अमेरिकन पोइट रहे हैं
इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, ये पब्लिश हुआ है 1913 में, 1913 में। और लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश हुआ है 1962 में। तो पहला हुआ है 1913 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, एंड लास्ट हुआ है 1962, 1962 में। 1913 से 1913 में हुआ है फर्स्ट, एंड लास्ट हुआ है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ फ्रॉस्ट इज बेस्ड ऑन द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ Jonah the prophet, the purpose being to justify the ways of God to man। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ मास्क ऑफ मर्सी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि जोना के बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है? जोना प्रोफेट, जो पैगंबर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि प्रोफेट और जोना के बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है, और उनका ये उद्देश्य है कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर न्यायोचित तरीके से मनुष्य के लिए मार्ग बनाता है। तो ये इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इनके वर्क अ मास्क ऑफ मर्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बैटल डज नॉट मेक अ कंपेन बट क्रिटिक्स ट्रीट वन बुक गुड और बैड लाइक अ होल गोडामन वॉर, हु सेड इट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेमिंगवे। कि वन बैटल डज नॉट मेक अ कंपेन, कि जो एक बैटल होता है, एक युद्ध का मैदान होता है, वो अभियान नहीं बनाता, एक कंपेन नहीं बनाता, जबकि जो आलोचक होते हैं वही एक बुक को अच्छा और बुरा बनाते हैं। लाइक अ होल गोडामन वॉर, एक संपूर्ण गोडामन युद्ध के द्वारा। तो किसने कहा है ये? हेमिंगवे ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुल्स डोंट रन रेव्यू, बुल्स रन नहीं करते, बुल्स क्या नहीं करते? रन नहीं करते। बुल्स ऑफ 25 डोंट मैरी ओल्ड वीमेन ऑफ 55, बुल्स 55 साल की जो वीमेन है उससे, जो 25 के जो बुल्स हैं वो 55 ईयर्स की जो वुमेन हैं उनसे मैरी नहीं करते। एक्सपेक्ट टू बी इन्वाइटेड टू डिनर, और आशा करते हैं कि उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट किया जाए। बुल्स डू नॉट गेट यू साइटेड एज रेस्पॉन्डेड इन सोसाइटी डिवोर्स ट्रायल्स, एंड बुल्स डू नॉट बोरो मनी, मनी को भी बोरो नहीं करते बुल्स। बुल्स आर एडिबल आफ्टर दे हैव बीन किल्ड, जो वो मार दे जाते हैं तो वो खाने के योग्य हो जाते हैं। ये लाइन हेमिंगवे के एक लेटर में मिलती है, और किसके बारे में ये बोल रहे हैं? वाई बुल्स आर बेटर दैन लिटरेरी क्रिटिक्स, कि जो बुल्स होते हैं वो लिटरेरी जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनसे कहीं अधिक क्यों अच्छे हैं। होम डिड हेमिंगवे राइट इट, किसे ये मतलब किसके बारे में ये लिखते हैं वो? तो लिखते हैं एजरा पोंड के बारे में। किसे लिखते हैं ये? एजरा पोंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ग्रामर से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस आ गए हैं, ये वो कैप भी होंगी यहाँ ये। तो आई हैव अ प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सैगासिटी, तो मैंने है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसमें, कि आई हैव, कि मेरे पास एक गहन रेस्पेक्ट है पॉलिटिकल सैगासिटी के लिए, राजनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए। सैगासिटी मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अलर्ट का मीनिंग क्या है? तो वो है वॉचफुल, अलर्ट होना है ना, चौकन्ना होना, तो वॉचफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईडियम बताना है इसमें आपको। टू लॉस फेस, तो टू बी ह्यूमिलेटेड, लज्जित होना, बिल्कुल फेस को लूज़ कर लिया आपने तो मीन्स ह्यूमिलेटेड हो गए, लज्जित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एसेंट्रिक, सनकी। अ मैन ऑफ ओड्स हैबिट्स है किसी की, तो वह एसेंट्रिक है, सनकी है। लेक ऑफ इनफ ब्लड, यदि किसी के अंदर इनफ ब्लड की कमी आ जाए, जितना ब्लड चाहिए उसकी कमी आ जाए, तो एनीमिया रोग हो जाता है उसे। और एनगुइश का एंटोनियम क्या है? तो एनगुइश मैं आपको मीन्स बता दूँ, इसका मीन्स होता है पीड़ा, दर्द, और इसका एंटोनियम से कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असिस्टेंस मीन्स सहायक, सहायता करना, एंटोनियम है इसका
रेसिस्टेंस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोनेट। सोनेट क्या है? तो एक पोयम है 14 लाइन की ये सोनेट। और सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? तो वो होती हैं 14 लाइन्स। द सोनेट इज़ नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन। कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इटली में हुई है सोनेट की उत्पत्ति। ओरिजिन उसकी सोनेट आया है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है तो वो इटालियन से, ये भी बताया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। 2 प्रकार के सोनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फर्स्ट वन टू यूज़ सोनेट इन इंग्लैंड। तो सर थॉमस येट। कौन सबसे पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने इंग्लैंड में सोनेट को यूज़ किया था? तो वो था सर थॉमस येट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेट्रार्क पहला ही ऐसा व्यक्ति है जिसने लिरिक फॉर्म का यूज़ करा है। अपनी बिलव्ड लोरा के प्रेम को मतलब प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसने पहली बार सोनेट का यूज़ करा है, तो वो करा है पेट्रार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। पेट्रार्कन सोनेट में 2 पार्ट्स हैं, तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स मिलेंगी आपको, सेस्टेट में मिलती हैं 6 लाइन्स। यहाँ पोएट क्वेश्चन करता है ऑक्टेव में एंड देन यहाँ पे फिर आंसर होता है। यहाँ प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं, यहाँ उनका सॉल्यूशन होता है सेस्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर आर कितनी लाइन होती हैं ऑक्टेव में? मैंने ऊपर बता दिया पेट्रार्कन सोनेट के, तो होती हैं 8 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अच्छा कंप्लीट हो गई है अब आपकी सीरीज़। ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी ये, और इसमें नंबरिंग गलत दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मत चलना। कैसी लगी आपको वीडियो तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।